चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें हमारे ही अंदर ले जाएगा, एक ऐसी दुनिया में जो इतनी छोटी है पर असल में एक पूरा ब्रह्मांड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवन की सबसे बुनियादी इकाई कोशिका की। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, एक बहुत ऊंचा विशाल पेड़ और एक इंसान, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? मतलब कहाँ एक पेड़ और कहाँ एक इंसान? क्या लगता है? कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना? पर इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। और जवाब ये है कि हम सब, चाहे वो पेड़ हो या हम इंसान, एक ही चीज से बने हैं, कोशिकाएं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक दीवार खड़ी होती है ना, बस वैसे ही लाखों करोड़ों कोशिकाओं को जोड़कर हर जिंदा चीज बनती है। ये हैं जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आखिर ये कोशिका है क्या? देखिए, ये शब्द आया है लैटिन के सेलुला से, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बनावट नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की फंक्शनल यूनिट भी है। मतलब जिंदा रहने के लिए जो भी काम जरूरी हैं, वो सब इन्हीं छोटे छोटे कमरों के अंदर हो रहे हैं। और हाँ, ये एग्जाम्स के लिए एक जरूरी पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस छोटे से कमरे यानी कोशिका की खोज हुई कैसे। कौन थे वो लोग जिन्होंने हमें इस अदृश्य दुनिया की पहली झलक दिखाई? तो ये देखिए, कहानी शुरू होती है 1665 में रॉबर्ट हुक से। उन्होंने कॉर्क में छोटे छोटे बॉक्स देखे, जिन्हें उन्होंने सेल्स कहा। पर मजे की बात यह है कि वो असल में मरी हुई कोशिकाएं थीं, बस उनकी दीवारें बची थीं। असली जिंदा कोशिका को पहली बार देखा एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, लगभग 9 साल बाद। और फिर तो जैसे एक के बाद एक खोजें होती गई। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक को ढूंढ निकाला। पुरकिंजे ने उसके अंदर के तरल को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। और फिर श्लीडन, श्वान और विर्चो, इन तीनों ने मिलकर वो थ्योरी दी जिसे आज हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। चलिए अब एक मजेदार तरीके से कोशिका को समझते हैं। मान लीजिए कि कोशिका एक बहुत ही व्यस्त शहर है, और किसी भी शहर को समझने के लिए हम कहाँ से शुरू करते हैं? जाहिर है उसकी सीमाओं से, उसके बॉर्डर और गेट से। तो इस शहर का जो गेट कीपर है, जो इसका मेन गेट है, उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी एक पतली सी लचीली लेयर होती है जो एक गार्ड की तरह काम करती है। और ये गार्ड ना बड़ा सख्त है। साइंस की भाषा में इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। मतलब ये हर किसी को अंदर बाहर आने जाने नहीं देता। सोचिए, जैसे किसी क्लब का बाउंसर होता है ना, जो सिर्फ उन्हीं को एंट्री देता है जिनका नाम लिस्ट में है। ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जरूरी गैसें डिफ्यूजन से आ जा सकती हैं, और पानी ऑस्मोसिस के जरिए। बाकी सब पर इसकी नजर रहती है। लेकिन पौधों की कोशिकाओं के पास एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और मोटी सख्त दीवार होती है। इसे कहते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ये समझिए, शहर के चारों ओर एक मजबूत किले की दीवार की तरह है। और इसी किले की दीवार की वजह से एक खास चीज होती है जिसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये तब होता है जब आप किसी प्लांट सेल को बहुत गाढ़े सॉल्यूशन में रख दें। ऑस्मोसिस की वजह से सेल का सारा पानी बाहर निकल जाता है और वो अंदर से सिकुड़ जाती है। ये एक काफी जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो शहर के गेट और दीवारें तो हमने देख लीं। अब चलते हैं शहर के अंदर, इसके हेडक्वार्टर्स में, इसके कंट्रोल रूम में, जहां से पूरे शहर को चलाया जाता है। और वो जगह है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो ये न्यूक्लियस जो है, ये सेल का ब्रेन है, इसका कमांड सेंटर। इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। और यही डीएनए है वो ब्लूप्रिंट जिसमें किसी भी जीव की सारी जेनेटिक जानकारी लिखी होती है। एक और बात, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो यही डीएनए एक उलझे हुए धागे के गुच्छे जैसा दिखता है, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। अच्छा, जैसे दुनिया में हर शहर एक जैसा नहीं होता, कुछ छोटे और सिंपल होते हैं, कुछ बड़े और कॉम्प्लेक्स, वैसे ही कोशिकाओं के भी 2 बेसिक डिजाइन हैं। एक है प्रोकैरियोटिक सेल। ये बहुत सिंपल और छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। इनमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। और दूसरे हैं यूकैरियोटिक सेल। ये बड़े, कॉम्प्लेक्स और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हम इंसानों और पेड़ पौधों में यही वाले सेल होते हैं। ठीक है, तो हेडक्वार्टर देख लिया। अब चलते हैं शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में, वो जगह जहाँ सारा प्रोडक्शन और काम धंधा होता है।
यहाँ हमें मिलेंगी बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। और इस इंडस्ट्रियल एरिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में कहें तो ER। ये ट्यूब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों का काम करता है। इस फैक्ट्री के भी दो हिस्से हैं। एक है रफ ER, इसकी सतह पर छोटे छोटे राइबोसोम चिपके होते हैं और ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। दूसरा है स्मूथ ER, इस पर राइबोसोम नहीं होते और ये फैट्स और लिपिड्स बनाता है। पता है, एक और बहुत ज़रूरी काम है इसका। हमारे लिवर सेल्स में जो स्मूथ ER होता है वो जहरीले पदार्थों और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। अच्छा, ER में सामान तो बन गया, अब उसे पैक करके सही पते पर भेजना भी तो पड़ेगा। तो ये काम करते हैं सेल के पैकर्स एंड मूवर्स, यानी गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी क्या करता है, ये ER से आने वाले सामान को लेता है, उसे मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और फिर अच्छे से पैक करके जहां जरूरत हो वहां भेज देता है। और हाँ, इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, जिन्हें अपने इस काम के लिए 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखिए, जहां इतना काम होगा वहां कचरा तो निकलेगा ही। तो शहर की सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मा है लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम असल में एक छोटी सी थैली है जिसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। ये सेल के अंदर के कचरे को, टूटे फूटे ऑर्गेनेल्स को या बाहर से आए किसी बैक्टीरिया को सबको पचा जाते हैं। पर कभी-कभी जब सेल खुद डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं और अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। ओके, इतनी सारी फैक्ट्रियां, इतना काम, इस सब के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आएगी शहर के पावर प्लांट से, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है ATP के फॉर्म में। ATP को सेल की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। इसी से सेल अपने सारे काम करता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का DNA और राइबोसोम होता है। इसका मतलब ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकता है। ये एक बहुत बड़ा सुराग है जो बताता है कि शायद बहुत बहुत पहले ये एक अलग आज़ाद जीव हुआ करता था। तो हमने शहर के कई ज़रूरी हिस्से देख लिए। अब चलिए दो तरह के यूकैरियोटिक शहरों की तुलना करते हैं। एक तरफ है प्लांट सेल, जिसे हम एक हरा आत्मनिर्भर शहर कह सकते हैं, और दूसरी तरफ है एनिमल सेल, यानी एक कंज्यूमर शहर। इस टेबल में आप साफ साफ फर्क देख सकते हैं। सबसे बड़ा फर्क, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं। दूसरा, प्लांट सेल के पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जहां वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। ये एनिमल सेल में नहीं होते। और तीसरा बड़ा फर्क है वैक्यूल, यानी रसधानी का। प्लांट सेल में एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है, जबकि एनिमल सेल में या तो छोटी छोटी होती हैं या होती ही नहीं है। चलिए अब अपने इस टूर के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये देखते हैं कि ये शहर बढ़ता कैसे है, इसका विस्तार कैसे होता है, मतलब एक कोशिका से नई कोशिकाएं बनती कैसे हैं। पहला तरीका है माइटोसिस। ये तब होता है जब शरीर को बढ़ना होता है या कहीं चोट लगने पर कोशिकाओं को रिपेयर करना होता है। इसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर अपनी ही तरह की दो बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है और क्रोमोसोम का नंबर भी सेम रहता है। दूसरा तरीका है मियोसिस। ये रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें एक सेल 2 बार डिवाइड होता है और नतीजा होती है 4 नई सेल्स। पर यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इन नई सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि जब रिप्रोडक्शन हो तो अगली पीढ़ी में क्रोमोसोम का सही नंबर बना रहे। तो हमने देखा कि कोशिका सिर्फ एक छोटा कमरा नहीं, बल्कि एक पूरा चलता फिरता कोऑर्डिनेटेड शहर है। हर हिस्सा अपना काम इतनी परफेक्शन से कर रहा है। ये सब देखकर एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि जीवन के इतने छोटे से लेवल पर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, इतनी जटिलता, ये हमें खुद जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है? इस सवाल के साथ आपको छोड़कर आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। सोचिएगा ज़रूर।